नमस्कार दोस्तों। देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। दुनिया एक युद्ध की विभीषिका में फंसी हुई है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। हालात बद से बदतर हैं और ऐसी स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी तुच्छ सी राजनीति कर रहा है। वो ऐसी राजनीति कर रहा है, नफरत की राजनीति, विरोध की आवाज को खत्म कर देने की राजनीति, और राजनीति यह कहते हुए कि विपक्ष से सब छीन लो। जी हां, यही है। मैं इसकी शुरुआत इस बात से करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की को आजादी दिलाने वाली, भारत के लिए लड़ने वाली और 7.5 लाख शहीदों वाली उस कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत देश बनाया, जिसने भारत का संविधान बनाया, जिसने भारत के सारी व्यवस्थाएं बनाई, उस पार्टी के दफ्तर को छीनने के लिए नोटिस जारी कर दिया। उसके यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी छीनने के लिए नोटिस जारी कर दिया और कह दिया है कि 28 मार्च तक ही खाली कर दीजिए। जी हां, उन्हें नोटिस जारी करके कहा है 28 मार्च तक खाली कर दीजिए। 24 अकबर रोड, जो इतिहास रखता है, 1960 के दशक तक, वो जब भारत आजाद हुआ उसके बाद वो बर्मा भवन हुआ करता था। वहां पर बर्मा का दूतावास था। बर्मा की यानी म्यांमार की एक राष्ट्रपति का वहां जन्म हुआ, वो पली बड़ी वह जगह है जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बनाया और वहां से इस देश को गढ़ने की, बनाने की, देश के तमाम सारे गरीबों को हक देने की राजनीति की गई, जहां से बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर तमाम सारी चीजों की नीतियां तय की गई। भारत के लोगों को सब कुछ हक देने की नीति तैयार की गई। वह दफ्तर कांग्रेस पार्टी से छीनने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त में जब पूरा देश संकट में फंसा हुआ है। वो युवक कांग्रेस, जिसने युवाओं को हक देने के लिए पहली बार कोई यूथ विंग बनी थी इस देश में, तो उस युवक कांग्रेस को खत्म करने का वह भी ये जाल बिछा रहे और उसको भी नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि वो विरोध की आवाज है, वो लगातार युवाओं की आवाज है, इस देश की आवाज है और इस देश के लिए लड़ता है। इसलिए उसको भी दफ्तर छीनने के लिए नोटिस भेजा है। जब यह किया जा रहा हो तो आएगा क्या देश में सब कुछ सामान्य है? नहीं, देश में बिल्कुल सामान्य नहीं है। देश में हालत यह है कि जगह जगह एलपीजी का संकट खड़ा है। देश के आधा दर्जन राज्यों से खबर आ चुकी है कि वहां के पेट्रोल पंप पर लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। पेट्रोलियम नहीं मिल रहा है और तमाम संकट खड़े हैं। तो एलपीजी मिल नहीं रही है, पेट्रोलियम का संकट खड़ा ही है और इसके बाद सरकार कह रही है अब पीएनजी पे शिफ्ट होइए, जिससे अडानी को धंधा मिले, गुजरात गैस कंपनी को धंधा मिले। तो वह करने के लिए वो पीएनजी की बात कर रही है और साथ ही वो अब बात कर रही है सीएनजी। ऑटो को तो मिल नहीं पा रही है और कह रही है सीएनजी पे शिफ्ट कीजिए। इसी तरीके से तमाम संकट, तो रोजगार पर संकट पैदा हो गया है, देश में खाने पीने पर संकट पैदा हो गया है, देश के तमाम चीजों पे पैदा हो गया है। जब यह संकट पैदा हो गया हो तो उससे मुकाबला करने की जरूरत होती है, तो उससे मुकाबला करने की नहीं, कांग्रेस से लड़ने, कांग्रेस के दफ्तरों को खत्म करने, कांग्रेस पर हमला करने का काम करते हैं और वो भी हर समय चुनाव पर ही करते हैं। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने इसी तरीके से किया था, फिर विधानसभा चुनावों के दौरान इसी तरीके से किया था, कभी खाते फ्रीज, कभी कुछ इस तरह से करते हैं। तो अब ये कर रहे हैं। जब ये कर रहे हैं उस वक्त में कांग्रेस डट कर खड़ी है और इस बात के लिए लड़ रही है कि देश में जो संकट खड़ा है उसके लिए हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में देश के तमाम विपक्षी दल संसद परिसर में सिलेंडर का चिन्ह लेकर के
और इसी बात के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, और गायब हो रहा है इस देश की सरकार। तो उसको लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो प्रोटेस्ट करने के बाद में आज जब भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे यह कह दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केरल जाना था और वो केरल जाने की बजाय इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए रुके थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम उनसे वो करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, साथ में उनकी मां की भी तबीयत खराब है, वो रात में खराब हो गई बुरी तरह, तो उन्हें सरगंगा राम हॉस्पिटल में श्रीमती सोनिया गांधी को दाखिल कराया गया। तो राहुल गांधी अपनी मां के साथ है। और फिर राहुल गांधी ने वहां प्रचार के लिए जो जाना था केरल में, तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा कि आप जाइए, तब तक आप संबोधित कीजिए, क्योंकि यहां जरूरी है, माता की तबीयत है, खराब है और उन्हें अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे योग्य सांसदों को सर्वदलीय बैठक के लिए अधिकृत किया है कि वो जाकर के करें, क्योंकि जब नेता सदन ही नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष वहां जाके क्या करेंगे। तो सदन में दो ही नेता होते हैं, या तो नेता सदन होता है या नेता प्रतिपक्ष होता है। तो जब नेता सदन ही नहीं होगा तो प्रतिपक्ष के जाके वहां क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्योंकि डिसीजन इन्हीं को लेना होता है। तो जब नेता सदन डिसीजन लेने वाला है नहीं, तो बाकी की तो सिर्फ हवाई बात है, फॉर्मेलिटी है। क्योंकि राहुल गांधी ने संकट पैदा होने के ही वक्त कह दिया था कि संकट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद में इस पर चर्चा की जाए। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। जब सरकार ने यह नहीं किया, और कब कर रही है, 26 दिन बाद, जब इस युद्ध के 26 दिन हो गए और अमेरिका सरेंडर मुद्रा में है और तमाम चीजें। हालांकि अमेरिका का भी दोगला रूप है, वही रूप नरेंद्र मोदी का भी दिखाई देता है कि जिस तरीके से भारत में संकट खड़ा है, भारत के लोगों को इस समय मदद की दरकार है कि पैसा उस पर खर्च हो, तो नरेंद्र मोदी 28,000 करोड़ रुपया से अधिक खर्च करके भारत के तमाम हिस्सों में कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे। लेकिन जहां जहां इन्होंने एयरपोर्ट की घोषणा की, 80% में तो अभी तक बने ही नहीं है। और जहां बने उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने 1 दर्जन बनाए थे और उनमें भी 7 बंद पड़े। अब आप समझ लीजिए कि 15 में से 7 बंद पड़े। तो यह स्थिति है जहां पर आज तक एक भी फ्लाइट नहीं चली, और इसके अलावा बाकी में भी फ्लाइट नहीं आ रही, इक्का दुक्का कोई आ जा रही हो तो आ जा रही हो, तो जबरदस्ती वाली। तो यह अपने आप में संदेश है कि नरेंद्र मोदी जब वास्तव में मदद करने को होता है तो दूसरी जगह जाते हैं। आपको याद होगा जिस समय कोरोना संकट आया था, तो इस देश के लोगों की मदद करनी थी, वो मदद करने की बजाय क्या किया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि इनके पीएम केयर फंड में टाटा खूब पैसा दे रहा था, और उसने पैसा दिया इसलिए उसे सेंट्रल विस्टा का ठेका दे दिया। तो यही धंधा है कि चंदा दो धंधा लो। और बाद में जिसके लिए आधिकारिक ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी फंड है, और बाद में अदालत से पता चलता है, आरटीआई में पता चलता है कि सरकारी नहीं है, तो निजी नरेंद्र मोदी का अपना फंड है। इसमें इन्होंने हजारों करोड़ रुपया ले लिए, और न सिर्फ देश से बल्कि देश के बाहर से भी ले लिए, दुश्मन देशों से भी उसमें सौदा किया। तो अब आप समझिए, और इसके बदले में उन्हें काम दिया। तो यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार कहां है। तो यह हमारी सरकार का वास्तविक चरित्र है, और जब यह चरित्र हो तब हमें समझना पड़ेगा। उधर इसी तरीके से अमेरिका का दोगला भूमिका है, और इसी तरह की भूमिका जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है इजराइल की। तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है, वो बार बार अपने स्टैंड बदलता है। कभी कहता है कि बस 24 घंटे में युद्ध जो है ईरान खत्म हो जाएगा, फिर कहता है 1 हफ्ते में हो जाएगा, फिर उसने बोला 2 हफ्ते में हो जाएगा, और फिर उसके बाद बोला कि नहीं अब तो हमारा काम हो गया है, जो हमें करना था हमने कर दिया है। फिर बोला कि नहीं अब हम इस पर हमला करेंगे, फिर बोला हम ये करेंगे,
फिर बोला हमारी वार्ता चल रही है, फिर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। लेकिन खुल करके ईरान कह रहा है कि अमेरिका से हमारी कोई शांति वार्ता नहीं हो रही है। पाकिस्तान में जो ईरानी राजदूत है जहां, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में वार्ता चल रही इस्लामाबाद में, तो वो खुद कहते हैं राजदूत कि ये जंग धोखेबाजी का नतीजा है और इसलिए कोई वार्ता इनसे नहीं होगी। वार्ता तब होगी जब पहले ये सारी चीजें हो चुकी होंगी, तो इससे समझ लीजिए। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि वार्ता हो रही है और हमारा कोई वो नहीं है, दूसरी तरफ वो दोगला रूप दिखाता है जैसा मैं बता रहा हूं। तो वो ईरान की तरफ अपना युद्धपोत अब्राहम लिंकन समेत और भेज देता है और खबर आती है कि वो 12,000 अपने सैनिक जो है भेज रहा है ईरान की तरफ कि ईरान पर चढ़ाई करे। ईरान कह रहा है कि हां, हम तो इंतजार में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी तमाम पीढ़ियां गुजर गई। ये देखिए वहां से भेज दी गई। Soldiers to the Middle East from the U.S. Army's elite 82nd Airborne Division stationed at Fort Bragg, North Carolina. That's according to two people familiar with the matter. It would add to a massive U.S. military buildup as the U.S.-Israeli conflict with Iran. ये आप समझिए। तो ये जो है वहां से भेजी जा रही। तो एक तरफ कह रहा है कि नहीं युद्ध हो गया, एक तरफ एक दिन कह रहा है कि हम जीत गए, और जब जीत गए सब कुछ हो गया तो ये क्यों भेज रहे? तो ये दोगला जो रूप है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से वो भेज रहा है। अच्छा, तब आप कहेंगे तो ईरान तो पहले ही कह रहा है कि भाई हमारी कोई वार्ता नहीं हो रही है, सिर्फ शेयर मार्केट को ट्रेंड कराने के लिए है जिससे मुनाफा कमाया जाए, और इसका लाभ उठाया इन्होंने। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अब हम 5 दिनों के लिए युद्ध रोक रहे हैं और इस दौरान हमारी वार्ता शुरू हो गई है, उसके आधे घंटे से 15 मिनट के बीच में 580 मिलियन डॉलर की ऑयल खरीद हो गई, क्योंकि उस समय वो था, और खरीद हो गई और खरीद हो करके उसे जाम कर लिया गया। और इस तरह से करके पूरा गेम प्लान किया जाता है। तो वही प्ले सिर्फ है कि ये धंधा करना जानते हैं और ये करते हैं, तो वही हो रहा है। तो इसीलिए कहा ईरान ने कि अमेरिका से कोई वार्ता नहीं हो रही है, हम इंतजार कर रहे हैं उनकी सेना का, क्योंकि वहां के तमाम बड़े कमांडर्स, ईरान के अब तक करीब 2,25,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें उनके 55 कमांडर्स और बड़े सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। 55 सारे टॉप लीडर से। तो जब इतना सब कुछ हो चुका हो, तो वहां जो नई पीढ़ी है उसका तो जन्म ही तब से हुआ है जब से वो इंतजार कर रहे हैं कि आओ अब हम सीधे लड़े अमेरिका से, इजराइल से, और सीधे मुकाबला करेंगे और बताएंगे आओ हमारी धरती पे हम इंतजार कर रहे हैं। तो वो यह चुनौती दे रहा है। इधर भारत में क्या है? भारत में झूठ बोला जा रहा है, हमारी सरकार झूठ बोल रही है। इस संकट के बीच में जो हमारे 24 टैंकर्स फंसे हुए हैं पिछले 26-27 दिनों से, तो जो वो फंसे हुए हैं उनमें से वार्ता करके हमें 4 हमारे क्रॉस हुए हैं अब तक, टोटल 4 हुए। 2 उसने ईद के कारण फ्री में किए थे, बाकी 2 पेड है, और इसके बाद में जो होने हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी 2 बार बात कर चुके हैं, वो 2 टूक जवाब दे चुका है। ऐसी स्थिति में आज भारत के विशेष सचिव जो है जल परिवहन के, पोत परिवहन के, राजेश कुमार सिन्हा, उन्होंने मान लिया कि खाड़ी में 20 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि हाँ, इससे कोई समुद्री व्यापार पर असर नहीं। क्यों नहीं पड़ रहा है असर? इतने दिन रुक रहा है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है और सब कुछ। तो यह स्थिति है। उधर ईरान के साथ शांति वार्ता पर असमंजस लगातार बरकरार, क्योंकि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के राजदूत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमारी कोई शांति वार्ता नहीं चल रही है, हमारा ऑपरेशन जारी है। यानी दोगला, एक तरफ बोलो कि नहीं शांति वार्ता, दूसरी तरफ पीठ में छुरा भोग दो। तो यह कहा जा रहा है और यह किया जा रहा है। तो यही इजराइल का, यही यहूदी चरित्र है, और यही बात
वो बताना चाहते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लगातार बदल रहे हैं, मैंने आपको बताया, वो उनकी मजबूरी है क्योंकि उनकी पूरी मार्केट क्रैश कर रही है। तो ये सब स्थिति हो तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बहरीन, यूएई और कतर हमारे साथ हैं और ये वो करेंगे। वो कितना है नहीं पता, लेकिन यूएई के डिप्टी पुलिस चीफ ने ट्वीट करके कहा कि अब सभी अरब देशों को इजराइल के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जिस इजराइल को ये कहते हैं इस्लाम के खिलाफ है, उसी इजराइल के साथ खड़े हो जाने की बात यूएई कह रहा है। क्यों कह रहा है, इसके पीछे बड़ी सारी वजहें हैं। तो इसी में आप समझिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, MBS कहा जाता है, और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, इन्होंने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल को बढ़ावा दिया। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर छपी है और इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, BMS ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि MBS ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कई बार निजी फोन कॉल्स में कहा कि ईरान को सख्ती से मारते रहो और सांप का सिर काट दो। उन्होंने ईरान के सैन्य ताकत को खत्म करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को पर हमले और यहां तक कि रिजीम चेंज करने के लिए भी दबाव डाला। तो अब आप समझ लीजिए, और इसी तरीके से यही अरब की न्यूज में भी है। तो ये सब जगह आ रहा है, खुल के आ रहा है। तो आप कहेंगे क्योंकि ये असल में किसी के नहीं, ये राजघराने हैं और राजघरानों का इतिहास यही है। यदि आप भारत में ही देखें तो 712 में चले जाइए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, तब सिंध के जो अंतिम हिंदू राजा थे, राजा दहीर, उनको मरवाने के लिए किस तरीके से भारत के ही राजपूत राजाओं ने उन्हें धीरे से कहा था कि आओ इस पे अटैक कर दो। क्योंकि राजा दहीर जो 663 में राजा बने थे, वो 712 तक कभी कोई युद्ध नहीं हारे और सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, हिंदू साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उस हिंदू साम्राज्य को खत्म कराने के लिए राजपूत राजाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को और उनके सुल्तान को पैसे भी दिए और सब कुछ दिया, कहा आओ आक्रमण करो और राजा दहीर को खत्म कर दो। वही स्थिति है कि यूएई के लोग, जो वहां का प्रिंस है, वो वही खेल कर रहा है कि ईरान का सल्तनत बदल जाए, गुलाम वाला आ जाए अमेरिका के, तो हम सब मिलके एक जैसा करेंगे। क्योंकि राजा रजवाड़ों का जो खेल चलता है अय्याशियों का, उसे हर कोई जानता है। तो यह दोगलापन है। तब ईरान के स्पीकर कहते हैं कि हम इस इलाके में यूएस की सभी हरकतों पर करीब से नजर रखे हुए, यूएस और इजराइल खासकर इनके सैनिकों की तैनाती पर जो जनरलों ने तोड़ा है, सैनिकों ने उसे ठीक नहीं कर सकते, इसके बजाय वो नेतन्याहू के भ्रम का शिकार हो रहे हैं। अपनी जमीन की रक्षा करने के हमारे इरादे का टेस्ट मत लो, हम हर तरह से डट के खड़े। तो अब आप समझ लीजिए, इस तरीके से वो लड़ने को तैयार खड़ा है। अमेरिका ने 12,000 की स्पेशल फौज भेजने का काम शुरू कर दिया है। और जब यह कर दिया हो, ईरान के पास जो फौज है वो पूरी तरीके से डटी हुई है और वो कह रहे हैं हम एक के बाद एक मौत के मुंह में जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जन्म लिया तो यही सोच के लिया कि इनसे लड़ना है और आज मौका आया है तो हम चूकना नहीं चाहते हैं, हम लड़ेंगे और इनको खत्म करेंगे। तो अब्राहम लिंकन पर, जो अमेरिका का युद्धपोत है सबसे बड़ा, उस पर ईरान ने अपनी मिसाइल अटैक कर दिया है। और ईरान ने जिस तरीके से लगातार आक्रामक ढंग से किया है, उसका नतीजा आप देखिए, घबराहट है इजराइल में। और इजराइल में ये देखिए, इजराइल में अचानक क्या हुआ कि वहां पर कौवे मंडराने लग गए पूरे तेल अवीव पर। और जिस तरीके से वहां पर कौवे तेल अवीव पर
मंडराने लग गए, इतने भयंकर कौवे अचानक। तो वहां की मान्यता है जब कौवे इस तरह वो करने लगे तो आने वाले वक्त में वो तबाह होना तय होता है, उनकी मान्यता है। तो अब आप समझ लीजिए, तो ईरान वही कह रहा है कि नहीं, हम समझौता करने नहीं आए, हम तो लड़ने आए हैं। आपने जिसको मारना था मार दिया, और भी मार दोगे, हम जज्बे के साथ मरने को तैयार। उसी तरीके से भारत में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही तुम्हें जितने अत्याचार करने, मुकदमे कर लिए, सब कुछ कर लिया, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, सब कुछ लगा दिया, अब ये भी कर, लेकिन हम जनता के मुद्दों से लड़ने से हटेंगे नहीं। हम हर तरह से लड़ेंगे, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लड़ते, अपनी सत्ता के लिए नहीं लड़ते कि हमें मुख्यमंत्री बन जाने दो, हमें प्रधानमंत्री बन जाने दो, हमें ये बन जाने दो। हम तो त्याग और बलिदान के पार्टी हैं। तो हमें सत्ता आएगी तो जनता के लिए करेंगे, नहीं आएगी तो जनता के लिए लड़ते रहेंगे। जी हां, यही राहुल गांधी का संदेश है। जय